कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, ये तीन ही भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि कक्षा में दो छात्र दो भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है तो कक्षा में कुल कितने छात्र, ये पूछा गया। सबसे पहले तीन जनों की बात है, यानी कि तीन तरह के छात्र हैं, तीन तरह की बोलियों की बात है। तो हम तीन गोले बना लेते हैं जो आपस में काटते हैं इस प्रकार से। पहले को हम इंग्लिश से डिनोट कर देते हैं, दूसरे को हिंदी से डिनोट कर देते हैं, और तीसरे को बंगाली को मैंने बी से लिख देता हूँ। बंगाली को मैंने बी से लिख दिया है। इंग्लिश में वो कह रहा है कि टोटल गोले के अंदर 6 छात्र हो जाएंगे, हिंदी में 15 छात्र और बंगाली 6 छात्र बोलते हैं। अब देखो दो दो वाले कौन से हैं, कह रहा है कि दो छात्र दो भाषाएं बोलते हैं। दो दो वाला भाग कौन सा है, ये वाला दो का है, यानी कि दो गोले काट रहे हैं। ये वाला भाग भी क्या है कि दो गोले काट रहे हैं, और ये वाला जो भाग है वो भी दो गोले काट रहे हैं, तो ये दो दो का है। तो आप कहीं पर भी इन दो छात्रों को बिठा सकते हो। मान लिया मैंने दो छात्रों को, क्या हुआ, मान लिया कि मैंने दो छात्रों को यहाँ बिठा देना है, कहीं यहाँ पे। तो मान लिया मैंने यहाँ बिठा दिया। अब एक छात्र क्या है, वो तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो तीनों वाला कौन सा है, ये है। यहाँ पर तीनों काट रहे हैं, तो एक छात्र यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गए हैं, बाकी ये निकाल लेते हैं। देखो इंग्लिश वाले पूरे गोले में 6 छात्र होंगे, एक छात्र यहाँ पर है, तो बाकी एक घटाओगे 6 में से 5 बच जाएगा। यहाँ तीन घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब ये देखो एक और दो इस गोले में भी है, बंगाली वाले में, तो तीन तो इसमें भी है। तो आप 6 में से 3 घटाओगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आप पूछा गया है कि कुल कितने छात्र थे, इन सभी छात्रों को जोड़ लो। तो देखो 5 थे इंग्लिश के अंदर, बात करते हैं, 5 तो हो गए इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर 12 हो गए, और बाकी इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं। ये 3 और 6, टोटल ये 6 हो गए। इन सबको यदि आप जोड़ते हो, 12 और 6 18 हो जाएंगे, 18 और 5 23 हो जाएंगे। तो टोटल छात्र कितने हो चुके हैं क्लास के अंदर, 23 छात्र हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 23 आएगा, 3 आएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। ये इक्वेशन दी गई है आपको, ये जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है इसका मान बताना है कि क्या आएगा इसकी जगह। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम भाग के साइन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करेंगे। अब 47 की पावर 7.5 दे रखी है, और इस 7.5 दे रखी है, और इसी प्रकार से 47 की पावर 3.2 दे रखी है। 3.2 को हम दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, ये दे रखा है। फिर मल्टीप्लिकेशन में 47 की पावर -3 दे रखा है, और इसके बराबर आपसे पूछा गया है कि जो भी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को बराबर रख देंगे। तो देखो ये आपके पास मान आ चुका है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, और जब भाग में होती है तो पावर क्या होती है, घट जाती है। तो 7.5 में से 1.5 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आपका 7.5 में से 1.5 घटाओगे इस प्रकार से, और बाकी 47 की पावर 3, ये हो चुका है। इसकी बात करते हैं, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 में से 0.5 घटेगा, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 बच जाएगा। तो ये आपका बचा है 47 की पावर 6, और इसी प्रकार से 47 की पावर -3, ये बच चुका है आपका। यदि अब माइनस, अब पावर देखो दोनों संख्याएं किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। 47 की पावर हम कितना कह देंगे, 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया गया है। ये किसके बराबर आपको दे रखा है, तो हम कहेंगे √47 के बराबर दे रखा है। पूछा गया है यहाँ पर, तो हम इसको x मान लेते हैं, प्रश्न चिन्ह का स्थान था, यहाँ पर x मान लिया। अब देखो अंडरूट को हम क्या लिख सकते हैं, कि 47 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर क्या था, x था, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ से, तो हम कहेंगे हमारे पास बचा है 47 की पावर 3 बराबर 47 की पावर x/2। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 3 बराबर किसके हो जाएगा, x/2 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 40 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि 6,000 रुपये है, और 3 वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है।
3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। जब भी आपको दर नहीं दी गई हो तो आप क्या करना, जो मूलधन है और जो मिश्र धन दिया गया है उसको आप सरल करने की कोशिश करो, और उसको इस प्रकार से व्यक्त करने की कोशिश कीजिए कि या तो स्क्वायर बनाओ, 3 साल का दिया है तो उसको क्यूब बनाओ, 2 साल का दिया है तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका जो अनुपात है मूलधन और मिश्र धन का, उनको थोड़ा सरल करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों संख्याएं सम है, इसलिए मैं 2 से भाग दे देता हूँ। इधर यदि 2 से भाग दिया, लिख देता हूँ 2 से भाग दिया तो कितना बचा, 3000। इधर यदि 2 से भाग दिया तो आप कहोगे कि 3 बार गया, फिर 9 बार गया, फिर 9 बार गया, और फिर 3 बार गया। अब देखो 3 3 का भाग दोनों में वापस जा सकता है, तो मैं 3 का और दे देता हूँ, ये 1000 बच चुका है। और इधर बात करें तो 13 31 बच चुका है। अब देखो हमें क्या है कि 3 वर्ष का दिया है ना, तो मैं इनको क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब बन जाएगा। और ये जो है कि 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब है ये, इस प्रकार से। तो 3 वर्षों में इतने से इतना हो जाता है, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 हुआ है। तो ब्याज कितना आया, 1 वर्ष की बात करें तो 1 आया है। और जो 1 वर्ष का ब्याज है वही परसेंटेज के अंदर हम क्या कह देते हैं, कि हमारा क्या कह देते हैं, दर कह देते हैं परसेंट में। यानी कि ब्याज को परसेंटेज में क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो ये हो चुका है, और इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिश कीजिए करने की। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 41। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया, जो क्रम से 10% वार्षिक दर और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। तो देखो दोनों बैंकों में समान समान राशि दे रहा है, इसलिए उस राशि को मैं मान लेता हूं x, इधर भी x उधर भी x। वर्ष के अंत में कुल टोटल कितने का लाभ हुआ, इतने का लाभ हुआ है। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित राशि का मान पूछा गया, x का मान बताना है हमें कितना है। तो देखो पहले में उसने 10% पे निवेश किया है, तो हम कह देते हैं इतना ब्याज आएगा, इसका 10%। दूसरे में भी x का 12% पे निवेश किया है, तो इसका 12 इतना आ जाएगा ब्याज। तो कुल टोटल ब्याज किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है, जो कि आपको कितना देर का है, इतना देर का है। यहाँ से x/100 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 10 + 12 ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 1650 आ चुका है। x का मान आप निकाल सकते हो, देखो 1650 और 2 जीरो और लगा देते हैं, भाग में 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। तो अब देखो यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर पहले तो 150/2 इंटू 100 हो जाएगा, 2 से यदि और काटते हो ये 75 डबल जीरो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूरा करने में 20 दिन कम समय लेता है, रवि को उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगा। देखो एक तो कौन है, राजू है, और एक है रवि। इनका अनुपात क्या दिया गया है, यदि हम कुशलता का बात करें या इफिशिएंसी की बात करें या एक दिन के काम की बात करें, तो जो राजू है रवि से 3 गुना काम करता है, यानी कि 3:1 हो चुका है। अब आप जानते हो इफिशिएंसी के अनुपात से समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये आ चुका है 1:3। ऐसा मैंने क्यों किया, समय का अनुपात क्यों निकाला, कि मुझे दे रखा है आगे सवाल में कि 20 दिन कम समय लेता है, तो समय का अनुपात ले लिया। तो समय कितना कम ले रहा है, 3 में से 1 घटाओगे तो ये आपका 2 आ चुका है, 2 अनुपात कम ले रहा है, जिसकी वैल्यू आपको 20 के बराबर दे रखी है। यदि 2 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। आपका रवि का पूछा गया है कितना लेगा, तो वो 3 अनुपात लेगा, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 49 की बात करते हैं। बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख की बाइक खरीद ली। उसने कार को फिर 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि बताइए क्या हुआ और कितना हुआ। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको। एक तो आप क्या है कि जो दोनों का पैसे हैं उनको अनुपात में ले लो, तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आया है जो हमारा वो परसेंटेज में है।
तो परसेंटेज में यदि आंसर है तो हमें रियल वैल्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया कि एक बार तो 3 है और बाइक खरीदी 1 पर खरीदी, ये 3 पर खरीदी, बाइक खरीदी 1 पर खरीदी। ठीक है, तो अब देखो 3 पे यदि मैं ना 10% निकालता हूँ, 3 का 10%, 1 पर 20 की हानि, तो आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आप यदि आप यहाँ पर निकालते हो, देखो ये 10% का हुआ तो ये टोटल 30 हो चुका है, यानी 30 का लाभ हो चुका है। इधर यदि बात करते हैं 1 की हानि हुई है, 1 की क्या 20 की हानि हुई है, 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका -20 हो जाएगा। अब देखो कुल टोटल लाभ या हानि की यदि बात करते हैं तो इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, जो कि किसके बराबर होगा, यदि मूलधन को जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पर यदि मुझे परसेंटेज में पूछा गया है, 10 आ गया आपका, 10 में अब आप क्या करो, 10 में 4 का भाग दे दो, तो ये आपका 2.5% आ चुका है। इस प्रकार से आप निकाल सकते, ये तो आपका हो गया एक तरीका। दूसरे मेथड की बात करते हैं कि देखो मैंने इनको काटा, ठीक है, 3:1 में आ चुके हैं। अब क्या है कि 3:1 में आ चुकी है कि बाइक 3 पे खरीदी, बाइक 1 पे खरीदी और कार 3 पे खरीदी। अब मैं यदि इनका नॉर्मल परसेंट निकालता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा क्या है कि भिन्न में आंसर आ जाएंगे, इसलिए मैं मान लेता हूँ इनको 300 मान लेता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, तो इससे मेरे को क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 30 का आपको 10% लाभ निकालना है, 30 का 10% यदि निकालते हो तो कितना आ जाता है, ये 30 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका 20% निकालते हो, 20% निकालते हो तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 20 का, तो देखो 10% कितना हो जाएगा, 10, तो 20% 20 हो जाएगा। अब ये क्या है कि हानि है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यानी कि 30 का लाभ हुआ है, 20 की हानि हुई है। तो कुल टोटल की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं तो 400 हो जाएगा कुल टोटल, और लाभ हानि की बात करते हैं तो कितना बचा, 30 में से 10 घट घट के 10 बच जाएगा, 30 में से 20 घटेगा तो 10 बच जाएगा। अब आपसे कुल टोटल लाभ या हानि परसेंटेज में पूछा है तो हम कहेंगे कि 10 का हमें लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 400 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा, और 2.5% ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 हो चुका है। सॉरी, यदि √2+1 की क्यूब बराबर ये दे रखा है तो ए और बी के बीच में संबंध बताना है, ए का मान बताना और बी का मान बताना है। तो सबसे पहले हमको ये क्यूब ओपन करना पड़ेगा, किस प्रकार से करोगे, मैं यदि इसको क्या है कि x मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर ए बी पहले से दे रखे हैं तो मैंने इसको x और y मान लिया, तो ये आपका क्या बन चुका है, x+y का क्यूब बन चुका है। ये किसके बराबर होता है, x³ y³ + 3xy × x+y होता है, यदि इसको हम ओपन करते हैं तो x³ कितना हो जाएगा, मान आएगा 2√2 आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 3√2 होगा, यहाँ √2+1 होगा, तो ये आपका 2√2+1, यहाँ आपका आ जाएगा 3 इंटू, ये आपका 6 बन जाएगा, और यदि यहाँ पर बात करते हैं तो ये 3√2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, और अंडरूट वालों को जोड़ते हैं तो 5√2 आ जाता है। ये आपको किसके बराबर दे रखे तो हम कहेंगे हमें a+b√2 के बराबर दे रखे। तो तुलना करते हैं कि जो √2 का गुणांक है वो हमारा b हो जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ a होगा, वो कितना है, 7 है। तो आपके पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन के अंदर रखिए, पहले ऑप्शन को यदि चेक करते हैं तो दोनों प्लस, कभी भी प्लस, यदि दोनों प्लस वालों को जोड़ा जाता है तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, बड़ी संख्या ही आएगी जोड़ने पे। तो पहला ऑप्शन हमारा कट चुका है। दूसरे में यदि आप a का मान 7 रखोगे और b का मान 5 रखोगे तो कितना आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में कितना आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 की यदि बात करते हैं
तो इसमें राइट साइड में तो आप इतना आएगा और लेफ्ट साइड की बात करते हो तो 6 आएगा, दोनों बराबर नहीं आए इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया है। ऑप्शन नंबर यदि 4 की बात करते हैं, 7 और 5 कितना हो जाता है, ये 12 होता है कि यानी कि बराबर 1, तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं आए इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कट हो चुका है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया सही ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो आप या तो एक्स में मान लो चाहे 100 में मान लो। मान लिया कि मेरे पास है जो एक्स वस्तुएं हैं, ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं, एक्स वस्तुएं हैं, और प्रत्येक वस्तु का आप मूल्य मान लो, प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या मान लो, वाई मान लो, इस प्रकार से मान लो। प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना हो चुका है, वाई हो चुका है, प्रत्येक वस्तु कितनी हो चुकी है, एक्स हो चुकी है। तो इसकी 40% वस्तुओं की यदि बात करते हैं, 40% वस्तुओं की यदि बात करते हैं तो एक्स का कितना हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या हो चुकी है, पहली वाली बात करते हैं तो 40x/100 ये हो चुका है, या इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, और काटो तो लिख देते हैं 40x/100 इतना हो चुका है। अब y क्या है, ये आपका क्या है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, और x क्या था, नंबर ऑफ वस्तुओं की संख्या है। तो देखो इसका हो चुका है, ये आपके पास आ चुके हैं कि इतनी वस्तुएं हैं, पहली बार की बात 40%, और प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, प्रत्येक वस्तु के मूल्य से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य यदि y है और एक वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो मैं कहूँगा 2% की हानि हो रही है। तो देखो प्रत्येक वस्तु का मूल्य यदि y है, 2% की हानि हो रही है, तो हानि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2y/100 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक वस्तु की हानि है इतनी और टोटल वस्तु है इतनी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुल टोटल हानि आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी आपकी, हम कहेंगे ये 80xy/ इतना आ जाएगा, टोटल हानि आ चुकी है। इसको आप माइनस लगा दो कि ये हानि के बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। आगे बात करते हैं, बची कितनी, 60x+100 बच चुकी है, क्योंकि 60% बची तो 60% x का इतना होता है। अब देखो यदि y है उसका 4% लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 4% y का इतना हो जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु पर यदि 4% का लाभ हुआ तो 60% वस्तुएं पर कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आपका कितना आ जाएगा, 240, 240xy/100 ये आ चुका है आपके पास। अब देखो बेची गई यदि 250 का कुल लाभ अर्जित किया गया, दोनों को जोड़ोगे, लाभ यदि हानि को जोड़ोगे, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, 100 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 240 माइनस 80 बच जाएगा दोनों को जोड़ने पर, ये आपका 250 रुपये के बराबर है, ये आपका 250 रुपये के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, बेची गई वस्तुओं की क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है? तो एक्स वाई का मान पूछा गया है, x/y का मान। अब आप एक्स वाई को एक साइड रखिए, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 160, तो 250 बटे हो जाएगा 160 इंटू 100, इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगी, ये आ चुका है आपका, ये आ चुका है आपका। तो अब क्या पूछा गया है, बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या, तो देखो 100 इधर था, 100 इधर था, इसके नीचे डबल बार 100 थे, क्योंकि 100 इसके नीचे भी है, 100 इसके नीचे भी है, तो यहाँ पे भी हमको डबल डबल लगाने चाहिए, यहाँ हमने ये गलती कर दी है। तो इधर भी आपके पास 200 आएंगे आएंगे, तो यदि आप 16 से काटते हो तो एक 25 बचेगा, दो 25 बचेगा, फिर 25 बचेगा, तीन 25 आ जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15,625 आपका आंसर आ जाएगा, 15,625 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। एक मेथड की बात और करते हैं, ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो मैं अब क्यू आर 100 मान लेता हूँ, क्या करते हैं अब क्यू आर हम मान लेते हैं कि
वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या को भी मैं क्या करता हूँ, 100 मान लेता हूँ। और वस्तुओं की संख्या को भी मैंने 100 मान लिया, और प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी मैंने 100 मान लिया, मूल्य भी मैंने क्या माना, 100 मान लिया 100। अब मुझे क्या करना है, 2%। तो सबसे पहले वो कह रहा है 40% वस्तुएं, तो 100 की 40% कितनी हो जाएगी, 40 वस्तुएं हो जाएगी। और एक वस्तु पर पहले क्या हो रहा है कि 40 वस्तुओं की जब बात हो रही है तो एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 2% की हानि हो रही है, इसका मतलब 2 रुपए की हानि हो रही है। तो कितना हो चुका है, 80 रुपए की हानि हो चुकी है। दूसरी यदि बात की जाए कि 60 वस्तुएं बची, उन प्रत्येक वस्तुओं पर 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो गया, कुल टोटल 240 रुपए का लाभ हो गया है। ठीक है, 240 रुपए का लाभ हो गया है। अब यहाँ से इन दोनों को यदि मैं घटाता हूँ तो मेरे पास 160 आता है, 160 आता है। ये 160 है ना, जो किसके बराबर दे रखा है आपको, 250 के बराबर दे रखा है। यानी कि 160 की वैल्यू 250 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, हम कहेंगे 250/160 के बराबर हो जाएगी। ये हो चुकी है। तो आपसे अब यदि आपसे प्रत्येक वस्तु का मूल्य पूछा जाए तो कितना अनुपात है, 100 अनुपात है। प्रत्येक वस्तु का यदि मूल्य पूछा जाए तो 100 अनुपात है। तो वो यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य पूछता तो मैं 100 से इसको 100 की वैल्यू निकाल देता, तो 250/160 × 100 कर देता। ये प्रत्येक वस्तु का मूल्य आ चुका है। क्या आ चुका है, प्रत्येक का मूल्य आ चुका है, ये आ चुका है। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है, वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा गया। तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कुल टोटल मेरे से पूछा गया है। तो देखो, हमसे एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ चुका है, तो हम कहेंगे 250/160 × 100 आ चुका है। तो 100 वस्तुएं थी, कुल टोटल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप 250 लिखोगे, नीचे 160 लिखोगे। ठीक है, 100 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका वही आंसर आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 58 की। एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में इतना अर्जित कर लेते हैं। देखो, बात करते हैं, एक तो है एक्स वाई प्लस जेड है, एक एक्स प्लस वाई है, और दूसरा वाई प्लस जेड। ये तीन देखें, ये 15 दिन में इतना पैसा मिलता है, 16 दिन के काम का इनको इतना पैसा मिलता है, और वाई जेड को 18 दिन के काम का इतना पैसा मिलता है। तो यदि इनके एक दिन के काम का पैसा निकाले तो कितना हो जाएगा, एक दिन के काम का पैसा निकाले तो 15 का भाग आप 240 में यदि देते हो तो कितना आ जाता है, ये आपको मिल जाएगा 15 एकम 15, फिर 9, यानी कि 5 बार 6 बार जाएगा, 160 आ जाएगा। तो ये आपका 160 आ चुका है। इसका भाग दोगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, फिर आपका बचेगा कितना यहाँ से, जब आपने दूसरी बार भाग दिया, 6 और 6 8 5, 115 आ जाएगा। और जब वाई जेड की बात करते हैं, भाग दोगे, 18 का भाग कितनी बार गया, 8 बार जाएगा, 144, फिर ये आपका 85 आ चुका है जो कि यहाँ से आया है, और ये आपका 115 आ चुका है, ये आपका कितना आ चुका है, 160 आ चुका है। इस प्रकार से वैल्यू आपको दे रखी है। तो इतना इतना मूल्य मिलता है इनको, एक एक दिन का, एक एक दिन का पैसा इतना इतना रुपए मिलता है इनको। तो अब पूछा गया है कि वाई की दैनिक आय कितनी होगी, वाई की दैनिक आय कितनी होगी यदि इनको एक दिन का पैसा इतना मिलता है, वाई जेड को एक दिन का पैसा इतना मिलता है, और वाई जेड को इतना मिलता है। तो देखो कैसे निकालेंगे आप, लास्ट वाली जो दोनों इक्वेशंस है, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, यदि इनको जोड़ते हो तो कितना आता है, मैं क्या करूँगा, इसको और इसको, यानी कि दोनों लास्ट वालों को जोड़ के जो पहला वाला है उसको घटा देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको यदि मैं घटा देता हूँ तो क्या होगा, ऐसा करने से x+y प्लस जेड है, और यहाँ पर x माइनस वाई माइनस जेड, एक x एक y और एक z, एक्स वाई जेड से कट जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, केवल एक y बच जाएगा, ये वाला एक y बच जाएगा। अब ऐसा ही मैं इनमें कर लेता हूँ, 115 और 85 को जोड़ता हूँ जो कि मेरा 200 के बराबर आता है, इसमें से 160 को घटा दूंगा तो मेरा 40 आ जाएगा। यानी कि वाई का एक दिन का मजदूरी कितनी आ चुकी है, 40 रुपये मिलता है उसको। वाई को दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है, 40 रुपये मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
सवाल नंबर 61 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल से पूर्णतः विभाजित है। मान लिया x जोड़ा 1549 में और ये पूर्णतः विभाजित किस किस से, इन सब से विभाजित है। तो इनका आप यदि एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है, इनका एलसीएम लोगे तो 210 आ जाएगा, यानी कि 210 इन सब से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मान लिया वो संख्या 210 इंटू ए है, क्योंकि 1549 में यदि आप कुछ जोड़ते हो, एक्स जोड़ते हो, कोई भी मान होगा उसका, तो वो 15 से 49 से ज़्यादा आएगी संख्या, 210 तो नहीं आएगा, 1549 से ज़्यादा आएगा। तो हमको ए का ऐसा क्या मान रखना पड़ेगा, यदि आप ए का मान 7 रखते हो तो आपको 14 मिलता है, जो कि 1549 से छोटा है। तो हमें ए का मान कितना रखना पड़ेगा, ए का मान 8 रखना पड़ेगा। ए बराबर 8 रखने पर जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान मैंने यदि 8 रखा तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यानी कि इससे जस्ट बड़ी संख्या, तभी तो छोटे से छोटा मान होगा एक्स का। तो इस प्रकार से हो चुका है। तो क्या जोड़ा गया, एक्स बराबर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 1680 माइनस 1549 घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, यानी कि 131 बच जाएगा हमारे पास। एक्स का मान कितना आ चुका है, 131। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 65 की बात करते हैं। अब देखो ये सवाल में आपको कोस 300 का यदि मान निकालना आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। यदि आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली है, उसमें इन्हीं एंगल को सॉल्व करना बताया कि बड़े बड़े एंगल को हम कैसे मान निकालते हैं। अब देखो इस 300 का मान तो नहीं जानता हूं मैं, मगर मुझे पता है कि यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, 360 माइनस 60 डिग्री लिख दूं, तो मैं मान निकाल सकता हूं, क्योंकि 60 का मान है मैं जानता हूं, इसलिए मैंने इसको इस रूप में तोड़ दिया है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में आता है, तो मैं देखो चतुर्थांश की बात करता हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ये 0 से 90 के बराबर, 90 से 180 में होती है इसकी वैल्यू, इसकी 270, और फिर यहाँ पर आ जाता है 0 या 360, यहीं पे आता है। तो अब देखो हमारी मान कितना था, 300 था, यानी कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये प्लस की वैल्यू आएगी। पहली बात तो इससे पता चल चुका है कि 300 था हमारा, 300 किस में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में, तो ये प्लस आएगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 360, तो 180 और 360 पे कोस का कोस ही रहता है, तो हम लिख देंगे कोस, लिख देंगे। अब लास्ट में जो एंगल दे रखा है आपको वो लिख दो, ये मान आ चुका है। इसको यदि सॉल्व करते हो, कोस 60 का मान कितना आता है, 1/2 होता है, तो इसका मान प्लस का 1/2 आ चुका है। तो हमारे पास यदि हमने इस अलग से इसका मान निकाल लिया है, तो वो हम इसका मान भी आसानी से निकाल सकते हैं कि माइनस का 1 माइनस 1/2/2, ऊपर यदि सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और नीचे है 2। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो। अब यदि मैं इस नीचे वाले को ऊपर ले जाता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आ चुका है, 1/4 बोल दो, और इसका अंडरूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मेरा मान कितना आ चुका है, 1/2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण आपको दे रखा है, तो समबाहुभुज की संख्या कितनी है ये बतानी है। ठीक है, तो देखो समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। अब मैं जानता हूं कि देखो आंतरिक प्लस बाह्य कोण का जो योग है, बाह्य कोण का योग है वो किसके बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 180 के बराबर होता है। तो देखो आंतरिक कोण का यदि दे रखा है मेरे को, तो बाह्य कोण निकाल सकता हूं। बाह्य कोण कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 180, यहाँ पर यदि आप वैल्यू रखते हो 108 उधर जाएगा, 180 में से 108 को घटाओगे कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। यानी बाहर का कोण मेरे पास कितना आ चुका है, 72 आ चुका है। अब बाहर के सभी कोणों का योग मुझे पता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, तो मैं कहूँगा बाहर के सभी कोणों का योग 360 के बराबर होता है।
तो भुजाओं की संख्या यदि मुझे निकालनी है, टोटल कोण तो कितना है, योग 360 के बराबर है, और एक कोण 72 है, तो 72 से यदि भाग दे दूंगा तो ये मेरा मान आ जाएगा, कितनी भुजाएं आएगी, 5 भुजाएं आ जाएगी। एक तो ये है आपके पास, इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। सबसे पहले आप बाहर का कोण निकालने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर के कोणों का योग हमेशा 360 के बराबर होता है, अंदर का तो अलग अलग होता है। बाहर का कोई भी बहुभुज हो हमेशा 360 के बराबर होता है। दूसरा है कि आंतरिक कोण का आपके पास फॉर्मूला होता है कि आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कि मैं कहूंगा कि 2n-4 इंटू 90/n, ये मेरे पास फॉर्मूला है। कहीं कहीं पर ये क्या करते हैं कि दो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि 2n में से भी कॉमन आता है और 4 में से भी कॉमन आता है, तो वो लिखते हैं n-2 इंटू 180 लिख देते हैं। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है, 2 कॉमन ले लो आप, 180 लिख दो बाहर, तो या फिर इस प्रकार से याद कर सकते हो, नीचे n। तो ये एक कोण का, आंतरिक कोण का मान है। n क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। n क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो आंतरिक कोण आपको कितना दे रखा है, 108, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब n का मान निकालना है हमें यहाँ से, तो 2n-4/n, और इधर आपके 90 है। अब यदि आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, यदि 9 से मैं इसको काटूँ तो 1 और ये 2 हो जाएगा, यदि यहाँ देखते हैं तो 10 हो जाएगा, 10-12, और थोड़ा सरल करोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यानी 6-5 का रेशियो आ चुका है। आगे यदि बात करते हैं, सरल करते हैं, तो n को मैं ले जाता हूँ, तो 6n बराबर हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10, n-20 बराबर ये वैल्यू आ चुकी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 4n बराबर क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, और n बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, दोनों ही है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। वह 3 अंकों की बड़ों से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती है। अब क्या पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। इनका यदि आप एलसीएम लेते हो तो देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर तो यहाँ से मिल जाएगी, 2 की पावर 3, 4 भी 8 में सम्मिलित है, तो इसको एक बार लेने की जरूरत नहीं है, बाकी अब आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो देखो 8 इंटू 3 इंटू 5 करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 8 5 करोगे तो 40 हो जाएगा, और 40 को 3 से करोगे तो 120 हो जाएगा। इतना एलसीएम आ चुका है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या की यदि बात करते हैं तो 120 इंटू एक्स कह दो या ए कह दो, ये हमारी संख्या हो जाएगी। क्योंकि संख्या हमको, हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बतानी है 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का मान क्या रखोगे आप, ए का मान रख के देख लो। ए का मान यदि मैं रखता हूँ 9 रखता हूँ, 9, 8 रख के देख लेते हैं पहले। 8 यदि रखते हो तो क्या बन जाता है यहाँ पर, 120 इंटू यदि 8 करते हो कितना आता है, 0 आ जाएगा, 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक आई हासिल, और ये 8 और 1 9 आ जाएगा, इतना आ चुका है। देखो 960 आ चुका है। अब इसमें आप यदि 120 और जोड़ते हो, यदि ये ए बराबर 9 की बात करते हैं तो 120 और जोड़ना पड़ेगा, तो 120 और जोड़ते हो तो वो 4 अंकों की हो जाएगी, 3 की नहीं बचेगी। तो सबसे बड़ी संख्या इतना आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ए का मान रख रख के देखना पड़ेगा, कि पहले आप जो भी आपको आसपास मान, जैसे कि 9 से कर सकते हैं हम, तो 9 का मान रख के देख लो, 7, यदि 7 सोचते हो तो 7 सोच के देख लो, फिर हम क्या करते हैं, उससे आगे चलते जाते हैं, तो इस प्रकार से मान आ जाता है। अभी यहाँ हमने ए बराबर 8 माना और डायरेक्ट हमारा मान आ चुका है 960, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 75 की बात करते हैं। ये दे रखा था आपसे और 10 का मान पूछा है, 10 का मान पूछा गया है। तो देखो, मैं जो राइट साइड में साइन है इसको लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो कहाँ पर चला जाएगा, इन दोनों के बटे में चला जाएगा। तो आप करो ऐसा, इधर तो कोस बट्टे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यदि साइन को इधर ले दोनों के नीचे भाग देना पड़ेगा आपको, और इधर क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स बटे साइन हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। राइट साइड में केवल 5 बच जाएगा।
देखो साइन को लेफ्ट साइड में लाए तो ये इसके क्या था, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर भाग में चला गया। अब दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो इस प्रकार से कर दिया। अब इधर तो 1 बचा है, यहाँ इसको कह देंगे हम कोटेक्स कह देंगे। तो कोटेक्स बराबर मेरा कितना आ चुका है, 3 बराबर 5 इतना आ चुका है। तो कोटेक्स का मान कितना आ चुका है, हम कहेंगे √5 + 3 आ चुका है। इतना मान हमारा कोटेक्स का आ चुका है। हमसे किसका पूछा गया है, tan का पूछा गया है। तो कोट को आप tan की फॉर्म में लिखोगे तो 1/tan x बराबर कर दोगे, और इसको यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो 3 को आगे लिख देते हैं, √5 को पीछे लिख देते हैं। अब यदि हम उल्टा करते हैं तो tan x ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर राइट साइड में उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 + √5 इस प्रकार से। तो tan x का मान आ चुका है 1/√3 + 5 आ चुका है। अब देखो ये वाला क्या है कि इस प्रकार से आपको कोई भी मान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, कि हर में अपन अंडर को कम ही रखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो हर में है उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, इतना बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 5 यानी कि 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप, तो ये हो जाएगा। आपको क्या किया मैंने, विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 - √5 से ऊपर और 3 - √5 से नीचे गुणा किया है। सवाल नंबर 78 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो हमारे पास कुछ भिन्न दे रखी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इनको लिख लो इस प्रकार से, 16/17, 6/7, 5/6। अब इनका अंतर चेक करो, यहाँ पर आपको 2 का मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 का मिलेगा। यहाँ पर अंश और हर का अंतर 1 है, और यहाँ पर भी अंश और हर का अंतर 1 है। अब अंतर हमको बराबर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो 2 है पहले वाला, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। अब देखो यदि अंतर को हमने बराबर करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 से, तो अंश में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हम केवल अंश से चेक कर सकते हैं हमारा मान। तो देखो पहले आप 2 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 22 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो अंश के अंदर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। अब आप देख लो, सबसे बड़ा जो आपका अंश है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ा अंश कौन सा है, ये है आपका। तो इसको हम दे देते हैं नंबर, ये नहीं है, ये वाला है, तो इसको हम दे देते हैं कि नंबर 1। ये नंबर 1 हो चुका है, ये आपका नंबर 2 हो चुका है, ये आपका नंबर 3 हो चुका है, और ये नंबर 4 हो चुका है, क्योंकि हमसे घटते हुए क्रम में पूछा गया था। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी, 16/17। तो सबसे पहले आएगी 16/17, उसके बाद में कौन सी आएगी आपकी 11/3। 11/3, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना था हमें, क्योंकि किसी संख्या से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया है। यहाँ पर अंश 11 का 11 रहेगा, क्योंकि अंतर पहले से 2 है। तो अब 2 नंबर इसको नहीं मिलेगा। देखो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर इसका हो गया है, 3 नंबर इसको मिला है, और 4 नंबर इसको मिला है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब देखो 1 तो हमारा सही का हो चुका है। 2 की बात करें तो कौन सी है, 6/7 है, ये हो जाएगी। और 3 की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, 11/, ये और फिर ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 82 की। अब क्या दिया गया है कि ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या है कि ये मेरा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। यहाँ 0 से 90 तक मान होता है, यहाँ 90 से 180 तक होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ वापस से 360 आ जाता है। ए का मतलब, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब ये है कि जो ए का मान है वो आपका 90 से लेकर 180 के बीच में है। एक चीज तो ये है, यानी कि ए का मान इतने से इतने के बीच में। दूसरी चीज कि साइन एक तो पॉजिटिव होता है यहाँ, और एक कोसेक पॉजिटिव होता है। ये दो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब देखो ए का एंगल हमें पता चल चुका है सेकंड चतुर्थांश में, और वहां से साइन और कोसेक को तो हम पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव रखेंगे।
इस प्रकार से करना है हमें। अब हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये मान दे रखा है, ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आप वैल्यू निकालते हो, तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे, फिर 13 नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, तो साइन ए का मान इतना आ चुका है। अब आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, 12 किसको, लंब को, 13 ये हो जाएगा, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस पर में यूज कर लो या ट्रिपलेट यूज कर लो, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो आपका ये जो आधार है 5 आ चुका है। अब देखो हमें इसका मान बताना है, इस इक्वेशन का मान बताना है, क्या करोगे, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सभी के मान रखने पड़ेंगे, ठीक है, मान रखने, सबसे पहले 5 साइन का यदि मान रखते हो तो क्या है, 12/13 रख दिया। फिर कोस की बात करते हैं। अब देखो कोस यहाँ पर क्या होगा, कोस ए दे रखा है, कोस ए क्या होगा, माइनस होगा, कोस क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा, क्योंकि साइन और कोसेक के अलावा जो भी होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस ही होगा, तो हम इसको माइनस रखना पड़ेगा, -12, और कोस का मान कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। टेन की बात करते हैं, टेन भी माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि कोस और कोसेक के अलावा, साइन और कोसेक के अलावा सब माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टेन का स्क्वायर हुआ, टेन तो माइनस का होगा मगर स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू जो आएगी लास्ट में वो प्लस ही आएगी, तो मैं प्लस का साइन रहने देता हूँ, टेन का मान कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, माइनस है। इसी प्रकार से सेक का भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5 आ जाएगी, 13/5 ये स्क्वायर करना पड़ेगा इनका साथ में, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 13/5 का, -1 दे रखा है, ये आपको 13 साफ लिखना पड़ेगा, इतना हो चुका है। अब यदि हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तो देखो कितना आ चुका है, 60/13 आ चुका है, दूसरा भी आपका 60/13 आ चुका है, तीसरे की बात करते हैं आपका, ये आपका 144/25 आ चुका है, फिर अंदर बात करते हैं 169 आ जाएगा, 169/25 -1 आ चुका है। आगे बात करें कि एक तो आपका 60/13 को 60/13 में से यदि घटाते हो तो 1 बच जाता है, 1 क्या, 0 बच जाता है, 0 बचता है। इसी प्रकार से 144 दे रखा है, 25 दे रखा है, इसको भी सॉल्व करोगे तो 144 25 आएगा, तो ये भी घटेंगे तो 0 बच, कुल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, अब शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। शिफ्ट 2 की यदि बात करते हैं, तो सबसे पहले 16 नंबर सवाल लिया है, सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। उसने शुरुआती 4 घंटे तो इस साल से चला, औसत चाल से, यदि वह यात्रा के शुरू होने के समय से 8 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो यात्रा उसने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ गया, ये बिंदु ए है, ये बी है, पूरी यात्रा 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 7 घंटे में तय करता है, तो ये दूरी हो चुकी है, कितनी हो गई दूरी, तो हम कहेंगे कि दूरी हो चुकी है ये 104 इंटू 7, क्योंकि उसने 7 घंटे में इस चाल से तय किया, तो हमें दूरी निकल जाएगी, तो दूरी आपकी हो जाएगी सॉरी, यह आपकी हो चुकी है 728 किलोमीटर के अंदर हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहली चीज आ चुकी है। अब देखो आगे बात करते हैं कि उसने 4 घंटे कितने की चाल से दूरी तय की, 118 की चाल से, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा वो, 4 घंटे की दूरी की यदि बात करते हैं, 118 इंटू 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है
236 और 472, यानी कि 472 उसने दूरी तय कर ली है। तो शेष दूरी कितनी बची? तो हम इनको घटा देंगे, इसको घटाओगे तो 6 बच जाएगा, इसको घटाने पे 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 और 2 256 बच जाएगा। इतनी दूरी क्या है कि बच चुकी। अब इस दूरी को वो कितने घंटे में तय करना चाहता है? कुल टोटल समय 8 घंटे लगना चाहिए। 4 घंटे चल चुका है, टोटल कुल समय 8 होना चाहिए, यानी कि 4 घंटे लगाता है इस दूरी को चलने में। तो उसकी औसत चाल निकालनी है शेष दूरी के लिए। तो हम कहेंगे शेष के लिए, शेष के लिए औसत, शेष के लिए चाल कितनी हो जाएगी? यानी कि 256 दूरी बची है शेष, और उसके लिए वो 4 घंटे में तय करना चाहता है। तो 256/4 करोगे, कितना आ जाएगा ये आपका? 6 बार गया, उसके बाद में 4 बार, 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। इस प्रकार से निकल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5 है। उनकी आयु का योग दे रखा है इतना है। 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। ओके, देखो अनुपात स्टार्टिंग में कितना था? 6:5 था, 6:5 था। अब देखो 15 वर्ष बाद की यदि बात की जाती है, तो इनका जो अंतर है वो तो बराबर रहने वाला है, मगर योग बराबर नहीं रहने वाला। देखो इनको यदि जोड़ते हैं तो 11 और 11 अनुपात की वैल्यू आपको 44 दे रखी है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 6 की यदि बात करते हैं, 6 की, और इसकी बात करते हैं, 6 में यदि आप रखते हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 4 से करोगे, तो ये आपकी 24 आ चुकी है और ये आपकी 20 आ चुकी है। अब 15 वर्ष इसमें भी बढ़ाना है और 15 वर्ष इसमें भी बढ़ाना है, क्योंकि दोनों की 15 साल बाद तो दोनों में 15-15 बढ़ेगी। ये आपकी 35 हो चुकी है, और इसको जोड़ते हो तो 9 आ जाएगा, 39 हो चुका है। सॉरी। तो देखो दोस्तों, कौन सा हो चुका है हमारा आंसर? 39, 35 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो चुका है। सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में क्या दे रखा है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज जिसमें कोण ए बराबर इतना दे रखा है, सी बराबर इतना दे रखा है। तो एक्स का मान हमें याद करना है। क्या करना है? एक्स का मान बताना है आपको। अब देखो समांतर चतुर्भुज की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं आपको। एसी का मतलब क्या है? यदि उसने इस प्रकार से आपको लिख के दे रखा है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, तो आप इसी तरीके से हर जो भी आपको कोण है उनको लाइन से लिखोगे। ए इसको दे दिया, बी फिर इसको दे दिया, सी इसको दे दिया, डी इसको दे दिया, इस प्रकार से चलना है। अब कह रहा है ए बराबर इतना दे रखा है और सी बराबर इतना दे रखा है। आप जानते हो सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कोण ए बराबर कोण सी के होगा। इसी प्रकार से कोण बी बराबर कोण डी के होगा, क्योंकि सामने के कोण बराबर होते हैं, और आसन कोणों का योग यदि बात करते हैं, ये दोनों आसन कोण है, इनका योग 180 के बराबर होता है, इस कोण का और इस कोण का। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने कोण की मान अपन को क्या दे रखा है? दोनों को बराबर रख दो। ए का मान दे रखा है इतना, और सी का मान दे रखा है 3x-10, दोनों को बराबर करना था बस। अब देखो x को मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास 2x बचेगा, और 20 में से ये 10 घटेगा तो कितना? 10 आ जाएगा। तो x का मान मेरे पास 5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है? x का मान पूछा गया, 5 आया है। गलत हो गया, देखो गलत हो गया। कैसे करोगे? इस x को मैं उधर लेके आया तो इधर मेरे पास क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा। इस 10 को उधर लाया तो ये मेरे पास जुड़ के 30 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ गलती हो रही थी। 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? x का मान मेरे पास 15 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। साइन थीटा का मान आपको दे रखा है, कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा का मान कैसा दे रखा है आपको? पॉजिटिव दे रखा है, पहली चीज तो ये, ठीक है।
और वो कह रहा है पहले चतुर्थांश में नहीं है। साइन का मान कहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है? जब पहले चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो कह रहा है कि नहीं है, कि थीटा यहाँ पर नहीं है, तो फिर कहाँ पर पॉजिटिव मान आएगा साइन का? कि सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव आता है। यानी कि जो हमें थीटा दे रखा है वो यहाँ होगा, क्योंकि वो उसने सवाल में बोल दिया है कि पहले चतुर्थांश में तो नहीं है। साइन पॉजिटिव दो ही जगह हो सकता है, या तो पहले में हो सकता है या दूसरे में हो सकता है। उसने हमें कह दिया कि पहले में नहीं है, इसका मतलब दूसरे में होगा, केवल यही बचा ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे में यदि बात करते हैं तो साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तो कोस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें नेगेटिव मान है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से एक होगा। अब देखो कोस का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है सबसे पहले तो साइन थीटा का मान दे रखा है। साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 4/5 दे रखा है। आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये 4 हो चुका है लंब, ये 5 हो चुका है, तो ये कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि कोस थीटा क्या, सबसे पहली बात तो सेकंड के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और मान कितना आएगा? 3/5 होगा। तो आपका ये कोस का मान 3/5 होगा। कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 56 की। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। ठीक है, उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है, 30 घंटों में पहुंच सकता है। अब देखो, वह अपनी चाल को कितना कम करता है? एक कम करता है। ठीक है, तो नई चाल क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग में यदि उसकी 15 थी, अभी यदि एक कम कर दी तो अब कितनी हो चुकी है? 14 हो चुकी है नई चाल। इस प्रकार से एक कम करने पे कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो यदि वो चाल की बात करते हैं, 15 से कितनी हो गई है? 14 हो गई है। अब हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर 30 घंटों में पहुंचता है, निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंचता है, और वह 30 घंटों में, और वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 हिस्सा की कमी कर देता है तो वह उतने ही समय में, यानी कि समय समान दे रखा है। देखो, उतने ही समय का मतलब क्या है? समय समान है। समय समान है तो क्या होगा? जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि देखो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटे समय होता है। यदि समय को हम हटा दें, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ठीक है, समय को यदि वो कह दिया कांस्टेंट है, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? जो अनुपात दूरी है समानुपात में हो चुकी है, तो जो अनुपात दूरी का है वही चाल का हो चुका है, या चाल का है वही दूरी का हो जाएगा। यानी दूरी का अनुपात भी कितना हो चुका है? 15:14 हो जाता है। अब वो यदि कम कर देता है अपनी चाल को, 1/15 कम कर देता है, तो कितना कम चलेगा? 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। हमारे पास आया कि 1 अनुपात कम दूरी तय करेगा। एक की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, 15 10 किलोमीटर के बराबर है, तो यहाँ से आप 15 का पता लगा सकते हो कि ये कितना किलोमीटर हो जाएगा। एक की वैल्यू यदि 10 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो आपकी दूरी आ चुकी है 150 किलोमीटर। और स्टार्टिंग में टाइम तो यानी कि बराबर ही ले रहा था, चाहे पहले की बात कर लो दूसरे की बात, कितने टाइम में पहुंच रहा है? 30 घंटे में पहुंच सकता है एक निश्चित स्थान पर। तो देखो, हमको क्या चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितनी दे रखी है आपको? 150 दे रखी है, और समय आपके पास है ही 30। दोनों को भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 64 की बात करते हैं। यदि एक पाई आरेख में किसी वर्तखंड का कोण इतना दे रखा है तो पाई आरेख के बराबर है। अब देखो, ये एक हो चुका है पाई आरेख। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, एक गोले के रूप में जो भी हम एंगल के रूप में दर्शाते हैं उसको हम पाई आरेख बोलते हैं। पूरा एंगल कितना होता है?
पूरे एंगल की यदि बात करें तो कितना होता है, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। वो कह रहा है कि 135 जो डिग्री है वो 360 का कितना है, 135 360 का कितना है, तो इस प्रकार से हम भिन्न निकाल सकते हैं। 5 से ऊपर नीचे काटो सबसे पहले, यदि 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 सात 35 हो जाएगा। नीचे 5 से काटोगे तो 5 सात 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, इतना आ चुका है। अब ये किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 9 से भी कट रहे हैं। 9 से काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 3/8 आ चुके हैं आपकी भिन्न, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 68 की बात करते हैं। ये दे रखा है, इसका मान निकालना है आपको। तो देखो यदि 3 ना इस प्रकार से यदि दिया होता है, इस प्रकार से यदि दिया होता है कि, तो इसका मतलब क्या है कि 3 है ना, जो ये अंडरूट में जो भी राशि है एक्स की पावर 1/2 है ना, इससे गुणा में है 3, अंडरूट से गुणा में है 3, इस प्रकार से यदि अंडरूट के बाहर दे रखा है। लेकिन यदि आपको इस प्रकार से दिया हो कि यहाँ पर दे रखा है, ऊपर दे रखा है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर यदि 3 ऊपर दे रखा है, जो भी दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की पावर, इसका मतलब ये होता है x की पावर 1/3 हो जाएगा, यानी कि जितना भी यहाँ पर है वो पावर में 1 में आ जाएगा, इस प्रकार से। तो 3 देखो यहाँ पर ऊपर दे रखा है, यदि आगे दिया होता तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता, मगर ऊपर दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब पूरे की पावर कितनी है, 1/3। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे की पावर 1/3 लगा दीजिए बाहर वाले को, तो और अंदर वाले का क्या है, अंडर रूट कर दो। अंदर वाले का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 का अंडर रूट करते हैं तो 8 आ जाएगा। और पॉइंट कितने स्थानों के बाद है, 6 स्थानों के बाद, तो कितने स्थान बाहर आएगा, केवल 3 स्थान, आधे स्थान के बाद आता है। तो 0.008 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया ना तो बाहर पावर 1/3 आ गई। अंदर वाला क्या है, अंडर रूट है, ठीक है, क्योंकि बाहर तो ये 3 ऊपर दे रखा था इसलिए 1/3 होगा, और अंदर वाला अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मान हमने निकाल दिया, इतना होगा। अब इसकी पावर 1/3 का मतलब क्या है, इसका आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो किसका 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, तो ये क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अब क्यूब रूट के अंदर क्या होता है कि 0.3 स्थान के बाद होती है ना, तो वो केवल एक स्थान के बाद ही बाहर आती है, यानी 0.2 हो जाएगा, इसका मान 0.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें जिसमें सॉरी दोस्तों, सवाल नंबर 89 की बात करें, पाई चार्ट का अध्ययन करें जिसमें किसी उत्पाद x के उत्पाद पर किए गए व्यय के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। नीचे प्रश्न का उत्तर दें। देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया गया है, तो हम कहेंगे 9% खर्च किया गया है। डायरेक्ट मटेरियल पर 22% कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 28%, और एडवर्टाइजमेंट पे 11% हो चुका है। मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 30% है, इस प्रकार से दे रखा है। यदि उत्पाद X की 5000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है और उनके परिवहन पर कितना खर्च किया जाता है, 36,000 की राशि व्यय की जाती है, तो उत्पाद X की एक इकाई का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि उत्पाद पर 25% का लाभ अर्जित किया जाए। एक इकाई का बताना है हमें आंसर, और दे रखा कितना है, 5000 इकाई का डाटा दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इकाई का डाटा निकाल लेते हैं, जो भी दिया है, परिवहन दिया है यानी ट्रांसपोर्टेशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हो रहा है नो, यानी कि 5000 जो यूनिट्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कितना खर्च होता है, 36,000 रुपये खर्च होते हैं। तो एक यूनिट पर कितना खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यदि एक यूनिट का खर्चा निकाला जाए तो आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएगी, तो एक यूनिट पे 36/5 हो जाएगा, 36/5 हो जाएगा। इस प्रकार से रख लो आप, अभी सरल मत करो। अब देखो, तो 1% पे इतना, यानी कि एक यूनिट पे इतना खर्च होता है,
अब ये जो 36/5 है वो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कि ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू दे रखी है। और ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 9% होता है कुल टोटल का, तो 9% हुआ है, जो कि कितने के बराबर है, 36/5 के बराबर है। अब हम एक की क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं कि 9% कितने के बराबर है, 36/5 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 36/5 इंटू 36/5/9 और आ जाएगा। 9 से काटोगे तो ऊपर 4/5 आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया 1% की वैल्यू। तो क्रय मूल्य कितना होता है, टोटल कॉस्ट होती है, जो भी लगा 100% हो जाता है, जो भी उस पर खर्चा आया वो। तो आप 4/5 को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 20 हो जाएगा, और 80, यानी कि 80 हो चुका है। कितना रुपए हो चुका है, 80 रुपए एक कॉस्ट पे खर्चा आया है, क्रय मूल्य आ चुका है। अब हमें लाभ कितना करना है, 25% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है, 80 रुपए की चीज है, देखो यहाँ तक हो चुका है, हमारा क्रय मूल्य आ चुका है। अब हम कहेंगे, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, कि देखो सीपी है ना, मेरा कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो प्रॉफिट की यदि बात की जाए, कितना परसेंट है, 25%, तो 80 का चौथा भाग कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि 20 हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 100 रुपए में मुझे उसको बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 100 रुपए रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। ये कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट के अंदर, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।